गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पेपर 8 नॉलेज एंड करिकुलम यूनिट 6 इवैल्यूएशन एंड रिन्यूअल। दिस इज़ फॉर सेमेस्टर 4। सबसे पहले हम जानेंगे कि इवैल्यूएशन क्या होता है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा किसी छात्र का किसी विषय में कितनी कमियां हैं, कितनी रुचियां हैं और कितनी उनकी प्रतिभा जागृत होती है या बढ़ती है, इन सब चीज़ का आकलन हम मूल्यांकन के द्वारा करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मूल्यांकन का अर्थ, मूल्यांकन की परिभाषा, मूल्यांकन के सोपान, मूल्यांकन के उद्देश्य और मूल्यांकन के महत्व। यहाँ पे हमें पढ़ना है मूल्यांकन के बारे में, इंटरनल इवैल्यूएशन एंड एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन भी दो तरीके के होते हैं, मूल्यांकन दो, एक आंतरिक एक बाह्य। आंतरिक मूल्यांकन वो हुआ जो हम अपने स्टूडेंट्स को खुद ही अपने क्लासरूम में या इंस्टीट्यूशन के अंदर जो खुद के रेगुलर टीचर्स होते हैं, वो जो भी एवरीडे जो कुछ भी पढ़ाते हैं बच्चों को, उसके द्वारा वो उसका मूल्यांकन करते हैं। ये मूल्यांकन या तो आप एवरीडे कर सकते हैं या वीकली कर सकते हैं या मंथली कर सकते हैं या 3 महीने में, 4 महीने में, जो भी है। तो इसमें टीचर्स का और स्टूडेंट्स का बराबर का आमना सामना होता है। निरंतर वो एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, परखते हैं, समझते हैं। तो ये विद्यालय में ही होता है, विद्यालय के अंदर आधारित होता है। तो इस प्रकार के मूल्यांकन को हम आंतरिक मूल्यांकन कहेंगे। दूसरी तरफ बाह्य मूल्यांकन, यानी कि इसे बाह्य मूल्यांकन कहेंगे जो हमें बाहरी टीचर्स के द्वारा, बाहरी लोगों के द्वारा जो हम इवैल्यूएशन करते हैं, वो हमारा बाह्य मूल्यांकन कहलाता है। जैसे कोई एग्ज़ाम्स, मेन एग्ज़ाम्स होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें हमारे टीचर्स एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं करते हैं या इन्विजिलेशन के रूप में वो नहीं रहते हैं। कोई बाहरी इंस्टीट्यूशन के, बाहरी स्कूल्स के टीचर आकर वो एग्ज़ाम्स लेते हैं या हम किसी अलग जगह पे जाके वो एग्ज़ाम्स देते हैं। तो ये बाहरी मूल्यांकन हो गया। अब आते हैं हम, जब ये दो प्रकार के मूल्यांकन हमारे सामने आते हैं, आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आंतरिक मूल्यांकन की। इसमें मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित व्यक्ति ही होता है, यानी कि जो स्टूडेंट्स कंटिन्यू स्टडिंग में हैं, निरंतर पढ़ाई करते रहते हैं, तो उनके साथ ही हम ये मूल्यांकन करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अननोन है और हम उसके ऊपर मूल्यांकन करने लगे। नहीं, जो स्टूडेंट्स निरंतर शिक्षा से जुड़े हैं, उनके मूल्यांकन की यहाँ बात हो रही है। यह अपेक्षाकृत सस्ती प्रक्रिया होती है। बिल्कुल सही है कि इसमें हमें किसी भी खर्चीली वस्तु की ज़रूरत नहीं होती है। शिक्षक क्लासरूम में आते हैं तो एक एक करके, जैसे कोई एक चैप्टर वो पढ़ाते हैं, उसके बाद वो मॉक टेस्ट लेते हैं। तो क्लासरूम में यूं ही किसी को खड़े करके जब वो पूछना स्टार्ट करते हैं, तो इसमें कोई खर्च नहीं होता है। ये तो सिंपली वाद विवाद के तरीके का हो गया। तो एक दूसरे को पूछा, उससे उनका इवैल्यूएशन हो गया कि वो कितना इस चीज़ को, इस टॉपिक को, सब्जेक्ट को समझ पाए हैं। इसमें खर्चा कुछ नहीं है। सेकेंड है, यह छात्र की वास्तविक से परिचय कराता है, अर्थात उनकी वैधता अधिक होती है। इसमें संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया से ही वास्तविक रूप से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट है, यह छात्रों के पूरे शैक्षिक सत्र में उपस्थित उसका निष्पादन, आचरण, पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाकलाप, रुचि आदि, लगन आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये टीचर्स जानते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्या इंटरेस्ट है, कितनी कैपेबिलिटी है, वो कितना एफ़र्ट लगा सकते हैं या कितना एफ़र्ट उन्होंने लगाया है या कितनी कोशिश उनको और करनी चाहिए। इन सबों को देखते हुए टीचर्स अपने स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें पक्षपात व व्यक्तिगत पहचान की भाव संभावित हो सकती है। इसमें हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि टीचर्स भी वही होते हैं और स्टूडेंट्स भी उनके अपने ही होते हैं। तो शायद कोई थोड़ी बहुत पक्षपात की संभावना बनी होती है, लेकिन नियमतः ऐसा कुछ होता नहीं है। उसके बाद आते हैं, यह वस्तुनिष्ठ की बजाय व्यक्तिगत अधिक होता है। यानी कि हम पर्सनल जो इवैल्यूएशन होता है, पर्सनल इवैल्यूएशन है, पर्सनल बच्चे, इंडिविजुअल बच्चों का इसमें मूल्यांकन होता है। इसके बाद हम आते हैं, यह सतत तथा व्यापक होता है।
लास्ट है, यह पूर्व निर्धारित समय सारणी के बिना आयोजित किया जा सकता है, यानी कि इसके लिए हमें पहले से ही कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आते हैं नेक्स्ट, बाह्य मूल्यांकन। इस मूल्यांकन में बाहरी व्यक्ति होता है जो शिक्षण प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप में संबंधित होता है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि बाह्य मूल्यांकन में खुद के आपके जो रेगुलर टीचर्स होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। एक्सटर्नल जो बाहर से आते हैं, ये अपने नाम से ही थोड़ा स्पष्ट है, क्लियर है, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, यानी कि जो भी आपके टीचर्स आएंगे वो आपके बाहर से आएंगे। या अगर आप कोई एग्ज़ाम्स देने जाते हैं तो अपने ही इंस्टीट्यूशन में आपका ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं होगा, और अगर होता भी है तो टीचर्स वहाँ पे नहीं, वो आपके अपने नहीं रहेंगे। यह अपेक्षाकृत खर्चीला प्रक्रिया होता है। इस मूल्यांकन में थोड़ी बहुत खर्च की संभावना रहती है, चाहे वो पेपर पेन हो या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो सकता है। यह छात्र की वास्तविकता से अपेक्षाकृत कम संबंध रखता है, क्योंकि यह निश्चित समय अवधि के लिए परीक्षण में संबंधित होता है। संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया से इसका संबंध कमज़ोर जान पड़ता है। यह निश्चित समय अवधि के लिए कुछ प्रश्न पत्रों के माध्यम से ली गई परीक्षाओं द्वारा छात्रों का आकलन होता है, यानी इसमें एक टाइम बाउंडेशन दे दिया जाता है कि इतने समय अंतराल के अंदर आपको इस प्रश्न पत्र को हल कर लेना है, तो उसके माध्यम से हम इसका अवलोकन करते हैं। उसके बाद आता है यह निश्चित समय अवधि में कुछ, ये तो हो चुका है। इसमें पक्षपात व व्यक्तिगत पक्षपात की भावना नहीं होती, क्योंकि इसमें आपके टीचर्स अपने नहीं होंगे, या जो आप कहीं बाहर जाते हैं वहाँ इन्विजिलेशन होता है, तो जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो आपके अपने नहीं होंगे, तो इसमें पक्षपात की भावना या पक्षपात के बारे में हम निसंदेह नहीं बोल सकते हैं। इसमें अपेक्षाकृत अधिक वस्तुनिष्ठा निहित होती है। अब आते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य। हर किसी के लाइफ में कुछ न कुछ गोल या कुछ न कुछ उद्देश्य ज़रूर होता है। बिना किसी उद्देश्य के कोई भी आदमी किसी भी कार्य को संपन्न नहीं करता है। सपोज़ अगर कोई बच्चे अगर वो पढ़ाई करते हैं तो जिस सब्जेक्ट का वो चुनाव करते हैं, यानी कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसकी इंटरेस्ट है, तो फ्यूचर में वो उसी सब्जेक्ट को लेकर आगे पढ़ेगा, और अपने जीवन में कुछ भी अगर उसको बनना है तो निश्चित तौर पे वो उस सब्जेक्ट का यूटिलाइज़ करेगा। तो उसी प्रकार मूल्यांकन के कुछ उद्देश्य होते हैं। मूल्यांकन के उद्देश्य यद्यपि मापन एवं मूल्यांकन से पूर्ण वर्णित संकल्पना से इनके उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं, फिर भी शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित तरीके से हैं, जो मैं भी बताने जा रही हूँ। नंबर 1 है जांच, ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी, यानी कि विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यक्रम से उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक प्राप्त के लिए है, उससे उनका विकास किसी सीमा तक हुआ, विकास में बाधक तत्व कौन कौन से हैं इत्यादि इसकी जानकारी का पता इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट आते हैं अधिगम की प्रेरणा। इसके अंतर्गत मापन तथा मूल्यांकन द्वारा अधिगम को प्रेरित किया जाता है और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों तक पहुंचाने का प्रयास भी किया जाता है। यानी कि लर्निंग के दौरान इवैल्यूएशन का मतलब ही होता है कि लर्निंग के दौरान जब हम अपनी चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं, तो मूल्यांकन के बाद जो एक दायरा और मूल्यांकन के बाद जो एक रिपोर्ट तैयार होती है, उस रिपोर्ट के बाद हम उसमें अपना कार्य को कंप्लीट करते हैं कि हाँ क्या कमी है और इसमें और कितने सुधार की आवश्यकता इसमें ज़रूरत है। उसके बाद आते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी। मूल्यांकन के द्वारा हमें इंडिविजुअल लोगों के बारे में पता चलता है। मापन व मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों की पारस्परिक भिन्नता की जानकारी मिलती है, जिससे उनके शारीरिक मनोवैज्ञानिक गुण दोषों का पता चलता है। नेक्स्ट आते हैं निदान। यह अपने आप में ही क्लियर है कि किसी चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। तो मापन एवं मूल्यांकन का एक प्रमुख उद्देश्य है कि विद्यार्थियों की कमजोरी को जाने, पहचाने और फिर उसे आगे बढ़ने में मदद करें। नेक्स्ट है शिक्षण की प्रभावशीलता ज्ञान करना। शिक्षण की प्रभावशीलता को ज्ञात करना, इसके अंतर्गत कि मतलब जो भी कुछ हम पढ़ते हैं वो हमारे लिए कितना इफ़ेक्टफुल है, ये भी हमारे मूल्यांकन के द्वारा पता चलता है। अगर हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं या कोई बच्चा जब पढ़ता है तो पढ़ने के दौरान बच्चा कितना समझता है या नहीं समझता है, तो ये एक एक पैराग्राफ जैसे इंटरनल मूल्यांकन में होता है
कि टीचर्स को चाहिए कि अगर वो हर पैराग्राफ को जब पढ़ाते जाते हैं तो उस हर एक पैराग्राफ से 1, 2, 4 क्वेश्चन स्टूडेंट से ज़रूर करने चाहिए। इसको करने से ही पता चलता है कि सीधे अगर हम लास्ट में क्वेश्चन करते हैं तो सब बच्चे उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हर पैराग्राफ के साथ साथ अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो बच्चे उसको बहुत केयरफुली तरीके से सुनेंगे, समझेंगे और एकदम क्लास में अटेंशन के रूप में रहेंगे कि कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इससे क्वेश्चन आंसर करने से उनकी रुचि भी बढ़ती है कि अब मेरे से भी कुछ पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है पाठ्यक्रम में सुधार। मापन तथा मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य पाठ्यक्रम की उपादेयता की जांच करने हेतु उसकी उपादेयता को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में सुधार करना है। यानी कि मूल्यांकन के द्वारा जब हमें उसका जो भी रिजल्ट आता है उससे हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं और जो भी हमारी कमियां होती हैं उस कमियों में हम सुधार लाते हैं और फिर हमें ऐसा लगता है कि हमने जो पाठ्यक्रम बनाया है वो कितना और किस हद तक बच्चों के लिए बेनिफिट है। अगर कुछ कमियां हैं तो हमारे पाठ्यक्रम में सुधार करते हैं और अगर वो बेनिफिट है तो उस पाठ्यक्रम में उसको और ज़्यादा इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है चयन। मापन व मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य उपयोगी पाठ्य पुस्तकों व आवश्यकताओं की उपयोगी विद्यार्थियों का चयन करने में सहायता प्रदान करता है। यानी कि पाठ्यक्रम हमारा सही है, मूल्यांकन के आधार पर हम पाठ्यक्रम की सत्यता मापते हैं और पाठ्यक्रम के द्वारा कौन सी बुक बच्चों के लिए कितनी आवश्यकता होती है, किस बुक की कितनी कमियां हैं और किस बुक से बच्चों को कितना बेनिफिट हुआ है, इस चीज़ की भी हमें जानकारी होती है और इसमें हम मदद और अधिक करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्री की उपादेयता की जानकारी। मापन और मूल्यांकन की सहायता से शिक्षण सहायक सामग्री की उपादेयता की जांच करते हुए सुधार किया जाता है। यह भी अपने आप में क्लियर है कि शिक्षण सहायक सामग्री जब हमारा मूल्यांकन स्पष्ट हो जाता है तो उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि शिक्षण सामग्री की और हमें कितनी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और शिक्षण सामग्री के द्वारा हम अपने मूल्यांकन को कितना क्लियर कर पाते हैं, हम बच्चों को कितने अच्छे से किसी भी चीज़ को, कोई भी कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझा पाते हैं। नेक्स्ट है वर्गीकरण। अब आते हैं वर्गीकरण। छात्रों को मापन तथा मूल्यांकन की सहायता से अच्छे, औसत, खराब के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि जब स्टूडेंट्स का हम इवैल्यूएशन करते हैं तो उसमें सारे स्टूडेंट्स इंडिविजुअल मेंटालिटी के होते हैं, सबका मार्किंग अलग अलग होता है। तो इस प्रकार हम उन्हें कौन सा ग्रेड देना है, वो एवरेज में है, बिलो एवरेज में है या बहुत अच्छे हैं, इस प्रकार का हम उनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कर देते हैं। उसके बाद आता है निर्देशन। मापन तथा मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों को व्यवसाय, शिक्षा इत्यादि के लिए निर्देशन प्रदान करता है। पहले भी मैंने बताया कि वो अपने सब्जेक्ट का चयन अपने फ्यूचर को लेकर ही करते हैं कि हमें अपने व्यवसाय के रूप में या किसी भी कार्य के रूप में या अपने फ्यूचर को देखते हुए अपने पैरों पे खड़े होना है, तो उस तरीके का वो सब्जेक्ट का चयन खुद करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रमाण पत्र प्रदान करना। तो मापन तथा मूल्यांकन की सहायता से छात्रों की कक्षाओं के बाद प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। यानी आपका मूल्यांकन हो गया तो मूल्यांकन के आधार पर ही आपका कैसा प्रमाण पत्र बनना चाहिए वो भी उसमें तैयार होता है। फिर आता है मानकों का निर्धारण। मापन व मूल्यांकन की सहायता से परीक्षण प्राप्तांकों की व्याख्या हेतु प्रासंगिक मानकों का निर्धारण होता है।